मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, और एक युवा खिलाड़ी भी हैं और हमारे खेल के मंत्री भी हैं ऐसे सरदार संदीप सिंह जी, और जिन्होंने मुझे भी खिलाड़ी की संज्ञा दिलवा दी वो हैं अपने यहाँ सांसद बैठे हुए श्री कार्तिकेय शर्मा जी। क्योंकि जब इनको चुना गया तो कुछ लोगों ने, चाहे थोड़े ही लोगों ने कमेंट किया कि मनोहर लाल जी वे खिलाड़ी हो गए हैं। तो इस नाते से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो आयोजित करके यहाँ आज आए हैं श्रीनगर लाल चौक से, और ये मशाल, देशभक्ति के मशाल, देश की अखंडता की मशाल जो लेकर के आए हैं, मैं इनका आभार भी प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। इसी प्रकार मंच पर विराजमान हमारे विधायक बैठे हैं, श्री जरावता जी हैं, हमारे नयनपाल जी रावत हैं, सोमवीर सांगवान हैं, खेलों के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के श्री महावीर सिंह जी, निर्देशक श्री पंकज नयन जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण और खेलों के हमारे हीरे, चाहे वो स्वर्ण पदक लाए हैं, चाहे सिल्वर का लाए हैं, चाहे कांस्य पदक लाए हैं, चाहे पार्टिसिपेंट्स भी रहे हैं, ऐसे हमारे सभी हमारे हीरे रूपी खिलाड़ी, इनके परिवारजन, माता पिता, इनके कोचेज और सभी खेल प्रेमी भाइयों बहनों सज्जनों, वास्तव में ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का 2 उत्सवों का ये पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसा हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था, और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव इसको मानना चाहिए। वैसे तो हर एक ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ओलंपिक से लेकर के और नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ियों का जुनून ये देखने को मिलता है, और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। हाँ, इसके पीछे इसकी चर्चा बार बार सबने की, एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा, चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से कि खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे, खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है,
उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है, जिसके कारण से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग इस नाते से अगर कोई लक्ष्य रखना है अपने प्रदेशवासियों को, तो मुझे अपने प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये अगर भावना सब में आती है तो हमारा गौरव आगे बढ़ेगा। आपको ध्यान में होगा जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, आगे क्या था, हरियाणा में एक। क्यों दिया था? सोच समझ के दिया था कि व्यक्ति कई बार छोटे दायरे में बंधा रहता है, अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, अपने गांव के बारे में सोचने लगता है, अपने जाति के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बड़ी सोच थोड़ी, वैसे तो राष्ट्रीय सोच हमारी, इससे बड़ी सोच भी राष्ट्रीय सोच है, लेकिन अगर प्रदेश के नाते भी अगर हमको अपना योगदान देना है तो प्रदेश की सोच पहले आएगी, उसके बाद राष्ट्रीय सोच भी आएगी। हर व्यक्ति में प्रदेश की अगर सोच बनती है, प्रदेश का गौरव उसके मन में आता है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश देश और दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज हम यहां एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर ऐसे सब खिलाड़ियों को, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार अपना जो एक टारगेट है उसको ऊंचा लक्ष्य रख करके, एम हाई, इस नाते से टारगेट ऊंचा अपना रखें और लगातार अपने इन प्रयत्नों में लगे रहें। निश्चित रूप से इनको एक दिन देश और दुनिया के अंदर लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई, ये हरियाणा का, भारतवर्ष का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने किसी समय में अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस नाते से हम आगे बढ़ें। पदकों की बात हो गई है बहुत, कि 17 पदक हमारे इंडिविजुअल जो प्रतियोगिता है उसमें आए हैं, और 3 पदक जो है टीम इवेंट के 3 पदक ही आए हैं। ये से ज्यादा 22 कैसे है, 20 पदक इस प्रकार के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। और खुशी है, खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए, 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार का विषय हम ध्यान रखेंगे। खेलों के अंदर इनाम अच्छे दिए जाते हैं, अच्छी बात है। आज एक बात जो अभी हमारे खिलाड़ियों में से एक ने कही कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इनके लिए तो इनाम की राशियां तय थी। जब ये पिछला ओलंपिक हुआ उस समय मुझको ध्यान में आया कि आखिर जो ब्रॉन्ज लेने से थोड़ा सा चूक गया, उसको ब्रॉन्ज तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि हारा भी है तो भी 4th लेवल पर तो रहा है वो, तो 4थे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उससे डबल राशि, और वो जो 4था नंबर पर आया उसको भी मिलेगी। संयोग से इस बार ऐसे जो खिलाड़ी सब जिन्होंने परफॉर्म किया है, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 हॉकी टीम का ब्रॉन्ज है और 5 अन्य ब्रॉन्ज हैं और 1 4th स्थान के ऊपर एथलेटिक्स वुमेन शॉटपुट पैरा खिलाड़ी में 1 खिलाड़ी है शर्मिला, बाद में परिचय होगा ही। तो शर्मिला को ये 15 लाख रुपए और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 12 और हैं उनको भी 7.5 लाख रुपया, तो कुल 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज सबके खाते में या तो पहुंच गई होगी, नहीं तो जैसे बताया सायकाल तक सबको आरटीजीएस होके उनके खातों में पहुंच जाएगी। मित्रों, ये हमने खेलों के साथ साथ जो अन्य अवार्डीज, खास करके जिनको विशेष राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, प्रदेश स्तर पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रति माह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था,
हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपए में तो ठीक है, कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े दिन पहले 20,000 रुपये मासिक किया है। तो इसलिए उनके लिए भी जो खिलाड़ी हमारे हैं, इसी प्रकार भीम पुरस्कार विजेता, इनको पहले कुछ नहीं देते थे, इनके लिए नए सिरे से 5,000 रुपये मासिक इनके लिए मानदेय ये घोषित किया है। तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार विजेता, इनको भी 20,000 रुपया प्रति माह देने का ये किया है विचार। हमने खेलों को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा, हमारे मंत्री जी को भी मेरी बात हुई उनसे, कि हर एक जगह से डिमांड आती है, हमारे यहाँ स्टेडियम बना दें, हमारे यहाँ एक मल्टीपर्पज हॉल बना दें, हमारे यहाँ कोई स्विमिंग पूल बना दें। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से मांग आने के बाद शायद हम जितना रिजल्ट निकालना चाहेंगे उतना नहीं निकाल पाएंगे। हरियाणा की एक मैपिंग की जाए, और मैपिंग में हर एरिया का, हर जिले का अपना कोई एक विशेष खेल होता है जिसके अंदर उसको पारंगतता हासिल होती है। कहीं के नौजवान हॉकी अच्छी खेलते हैं, कहीं के जवान स्विमिंग में काफी आगे हैं, कहीं फुटबॉल में आगे हैं, कहीं कुश्ती में आगे हैं, बॉक्सिंग में कहीं आगे हैं, शूटिंग में कहीं आगे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक खेल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज या उससे भी नीचे अलग से कोई छोटा एरिया भी हो, मैपिंग करें, और उसी खेल को, जैसे हरियाणा को हम पूरे देश का खेलों का कैपिटल बनाने जा रहे हैं, वैसे अगर एक जिले को हमें किसी एक खेल का कैपिटल बनाना हो तो देश दुनिया में बात जानी चाहिए कि फलां जिला बॉक्सिंग में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता, फलां जिला फुटबॉल में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। जैसे हॉकी में हमारे शाहबाद के लोग, स्वयं हमारे संदीप सिंह जी शाहबाद के ही रहने वाले हैं, तो शाहबाद की टीम, ज्यादातर खिलाड़ी शाहबाद के ही होते हैं हॉकी में, शाहबाद और सोनीपत। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बॉक्सिंग या रेसलिंग अखाड़े हैं पुराने समय से, वहां खलीफाज भी पुराने हैं, तो उनको उनकी सिखलाई में भी उपयोग होता है। तो एक ट्रेंड होता है हर खेल का, इसलिए मैपिंग करें, और मैपिंग होने के बाद अभी वो प्रोसेस में है, फिर किसी से मांगने के कारण से हम कोई वहां सुविधा देंगे ऐसा नहीं है। मैपिंग में अपने आप प्रोजेक्ट बना करके और एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में अव्वल स्तर का हम खड़ा करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। लघु खेल केंद्र योजना, इसकी भी योजना बनाई गई है। उससे पहले नर्सरी, प्रदेश में हम कितनी नर्सरी योजना बनाई है? 1100 नर्सरीज स्कूलों को देना चाहते हैं। हर स्कूल में एक 20-25 बच्चे, जिसको कहते हैं कैच देम यंग, छोटा बच्चा, उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए कि ये किस खेल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्कूल में तो 500-700 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन एक 25 खिलाड़ी छांटो हमारे से नर्सरी, उसका स्पेशल पैसा भी देते हैं बच्चों के लिए भी, कोच के लिए भी, ताकि उनको तैयार करो। इन 1100 नर्सरीज में से जो उपलब्धि हमको आगे चल करके मिलेगी, बहुत अच्छे खिलाड़ियों का एक चयन हम उसमें से कर सकेंगे। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और खिलाड़ियों के योगदान पर भी हमारा जो इस समय खर्च है वो पिछले साल की अपेक्षा डबल हमने किया है, ताकि इसको और हम आगे बढ़ा सकें। लगभग 526 करोड़ रुपया तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने इस बार लगाया है, या लगाने की योजना है। हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस अथॉरिटी, जिसका चर्चा हुई, उसका हमने गठन किया है ताकि उसकी फिटनेस खिलाड़ी की बनी रहे। चोटिल हो जाता है खिलाड़ी, चोटिल होने के बाद कैसे उसको पुनः खेल के अंदर उतारा जाए, यानी इसका भी अगर आदर्श उदाहरण देखा जाए तो हमारे खेल मंत्री जी का है। हमें पता नहीं, किसी को, कईयों को जानकारी होगी, कईयों को नहीं होगी। इनको फायर का जो बंदूक का फायर, वो इनके पीठ पर और चोट लगी। अब वो कैसे लगी, क्या लगी, अलग बात है, लेकिन उसके बाद लगभग वर्ष भर से ऊपर इनका इलाज हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, और उसके बाद हॉकी के राष्ट्रीय कैप्टन ये बने हैं, इतना चोटिल होने के बाद भी। आज हमारे जो इस प्रकार के केंद्र बने हैं, फिटनेस सेंटर्स,
उनमें से एक पंचकुला में मैंने पिछली बार लगभग 50 करोड़ रुपया लगा करके उसकी सारी की रचना बनाई है। और हमें लगता है कि न केवल हरियाणा के बल्कि आसपास के प्रदेशों के खिलाड़ी भी जब थोड़ा इलाज के लिए आना होता है तो लंबे समय के लिए रहना पड़ता है, हमारे जो सेंटर्स बनेंगे तो जरूर आसपास के खिलाड़ी भी आएंगे, उनको भी हम ठीक करेंगे ताकि खेल में दोबारा से आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है, न कि केवल प्रदेश तक सीमित है, हम देश भर में खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़े इस प्रकार के स्पोर्ट्स की भावना लेकर के चल रहे हैं। राज्य स्तरीय खेल परिसर उनकी बात हुई, स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात हुई, जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, उपमंडल खेल स्टेडियम हमारे पास पर्याप्त है। उपमंडल के भी शायद 450 के आसपास यानी हमारे ब्लॉक लेवल के जो बने हुए हैं स्टेडियम्स, लेकिन उनमें कोच की सबसे बड़ी अभी कमी महसूस होती है। तो अच्छे कोच वो कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हम कोच की भर्ती भी करेंगे और नए कोच कैसे उपलब्ध हो इसकी प्लानिंग भी बनाएंगे। एक हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आज एक जमाना आ गया है। खास करके जो टूरिस्ट लोग हैं वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स का सेंटर जहां वहां जाके अगर तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो वो जाके उसमें भाग लेता है, नहीं तो उसको देखते हुए भी जो आनंद आता है, हवा के अंदर कैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, पानी में कैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो इन स्पोर्ट्स के लिए अलग से हमने एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक अकादमी बनाई है। एक यूनिवर्सिटी का भी आपको वैसे तो जानकारी पहले से होगी, कई बार इसकी चर्चा आ गई है कि हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में जो अपना स्पोर्ट्स स्कूल है उसी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विकसित करने के लिए ये भी घोषणा की है, ताकि हमारे खिलाड़ी खेल का जो विज्ञान होता है, खेल की भी अपनी एक साइंस होती है, शरीर के साथ तो खेल खेला ही जाता है, लेकिन उसमें बुद्धि ज्ञान, उसमें कुछ टेक्निक्स ये भी सीखनी होती है। तो ऐसे विज्ञान के नाते से यूनिवर्सिटी का जो उपयोग होगा वो जरूर इसमें होगा। गांव-गांव में जो नौजवान हमारे खेलने की जगह आज बची नहीं है, पहले तो बहुत से ऐसे सेंटर्स थे, अखाड़े थे, लेकिन वहां आजकल अब वो कम हो गया प्रचलन। तो गांव के अंदर खेल व्यायामशाला, पार्क व्यायामशाला यानी पार्क और योगशाला जिसको कहें, योग भी करेंगे, खेल भी करेंगे, परंपरागत खेलों के वहां अखाड़े बनाए जाएं। हर गांव के अंदर 2 एकड़ का एक एरिया, पंचायत एरिया लेकर के, और उसमें पार्क व्यायामशाला बना रहे हैं। उसमें भी 1100 के लगभग हमने उसका टारगेट रखा है, 650 के आसपास बन गई है और अब आगे बढ़ रही हैं। एक शिक्षक हर एक इस पार्क व्यायामशाला में इसको भी हम तैनात करेंगे। भाइयों बहनों, हमको ये भी पता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बहुत नई नई योजनाएं, नए नए प्रयत्न, जैसे खेलों के बारे में भी उन्होंने हरियाणा की प्रशंसा की है और उसके अंदर भी उनका ये मत है कि हरियाणा जो है खेलों को और आगे बढ़ा सकता है, उसके लिए उनकी भी हमको कई आशीर्वाद मिलता है, शुभकामनाएं मिलती हैं, तो हम उनके भी आभारी हैं। कई बार हरियाणा के खेलों की चर्चा कर चुके हैं और शायद अभी परसों 14 तारीख को ही सभी खिलाड़ियों को जो मेडल जीत करके आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुलाया था, हाँ, तो सबका सम्मान किया उन्होंने। तो उस नाते से बहुत वो हमको और एक प्रोत्साहन देते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश को आगे कैसे ले जाया जाए, हर बार जब भी उनका भाषण सुनते हैं तो कोई ना कोई नई बात ये हमारे सामने आती है। हमारा देश 100 साल की आजादी जब पूरे होंगे हमारे, यानी 2047, उस दिन देश कैसा होना चाहिए, आज ही 25 साल पहले सोच करके और उन्होंने हमें एक व्यू पॉइंट दिया है। अब 25 साल में राज कौन करेगा, कौन शासन किसके हाथ में होगा, कैसे होगा, ये नहीं, लेकिन देश की जनता को एक मैसेज जाना चाहिए कि हम अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या हम अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंट्री, सर्वश्रेष्ठ देश, विश्व गुरु ये बना सकते हैं? बना सकते हैं तो कल ही हमने, किसी ने सुना कि नहीं सुना, उन्होंने अपने 15 अगस्त के भाषण में लाल किला से 5 ऐसे मंत्र दिए हैं। किस किसने सुने हो 5 मंत्र? बहुत 5-7 लोग ही हैं, 10 लोग हैं। छपे तो हैं आज अखबारों में, लेकिन सबने नहीं। अब उसमें बहुत विस्तार से उन्होंने बोला, लेकिन मैं संक्षेप में, पहला मंत्र उन्होंने कहा कि देश बड़े संकल्प लेकर के चलेगा और बड़ा संकल्प विकसित भारत, इससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। यानी सीधा मंत्र विकसित भारत। अभी हम विकासशील देशों में आते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे
और यूके है जैसे देश हैं जिनको हम डेवलप कंट्री में मानते हैं, अभी भारत का नाम उसमें नहीं जुड़ा है। अभी हम डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश इस श्रेणी में आते हैं। तो जो कुछ इस काम के लिए करना पड़ेगा सब वो हमारी जनता करेगी, हमारी सरकारें करेंगी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसकी भूमिका बनाने के लिए जो कुछ प्रयत्न करने होंगे ये सब हम करेंगे। दूसरा उनका गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। देश की आजादी मिली बहुत संघर्ष के कारण से मिली, बलिदानियों ने बहुत बलिदानियां दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी कहीं ना कहीं वो जो गुलामी के दंश हैं, अंश हैं, वो हमारे मनों में बैठे रहते हैं। सोचना होगा कि गुलामी के अंश क्या क्या है। उन सब गुलामी के अंशों को अपने दिलों से समाप्त करना। विषय बड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आज खुल करके उतनी चर्चा न की जाए। व्यक्तिगत रूप से अगर आप सोचना शुरू करेंगे कि अंग्रेज बहुत सी चीजें यहां हमारे ऊपर थोप के गए हैं। देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद विकास भी किया, उस समय सुई भी नहीं बनती थी। अब हमारे यहां देश के अंदर चंद्रयान और मंगलयान तक पहुंचने की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आज गुलामी के अंश कहीं ना कहीं लोगों के मन में, और देश की विभाजनकारी शक्तियों में कोई अभी भी उभर करके आता है। इन सबको कैसे कर्ब करना है, कैसे दबाना है, कैसे उसका मुकाबला करना है, ये भी हमको सोचना होगा। तीसरी प्रण की जो शक्ति उन्होंने बताई कि विरासत पर गर्व होना चाहिए। अर्थात हमारा इतिहास क्या, हमारी विरासत क्या, हम पूर्व में क्या थे और कहां हमारा डाउनग्रेडेशन हुआ। आज उससे फिर उठ करके जैसे बताया कि दुनिया में भारत विश्वगुरु कैसे बने, इसके लिए जो हमारी विरासत है उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। देश के जो बलिदानी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, वो भी, और इस देश ने इतिहास में क्या क्या विकसित किया, चाहे विज्ञान के तौर पर, चाहे व्यापार के तौर पर, चाहे उद्योग के तौर पर, ये देश बहुत संपन्न था। कहावत जो होती है ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी। अब वो सोने की चिड़िया उड़ती होगी ऐसा नहीं है, एक कहावत है कि हमारे देश में बहुत संपन्न थे हम लोग, और साधन संपन्न होने के लिए एक विरासत के ऊपर अपना गर्व जो होना चाहिए। चौथा उन्होंने दिया एकता और एकजुटता का प्रण, यानी हमारी एकता, एकजुटता, ये सारे देश में बहुत जरूरी है अगर दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो। कई बार मैं कहा करता हूं कि व्यक्तिगत स्पर्धा दो आदमियों की होती है, एक सामने एक मैं हूं, दोनों भिड़ गए, कौन जीतेगा, जीत गया। लेकिन मुकाबले में दो थे, लेकिन वो दोनों अगर मान लो किसी एक जिले के हैं और दूसरा जिले सामने आ जाए तो ये दोनों मिलकर के मुकाबला करेंगे, और ये दोनों जिलों के लोग मिलकर एक प्रदेश के हैं तो कोई और प्रदेश आ जाए तो फिर उस मिलकर के उस प्रदेश का मुकाबला करेंगे। कहीं दूसरे देश की बात आ जाए तो अपने देश के सब लोग मिलकर के मुकाबला करें। अब देश के लोग मिलकर के दूसरे देश से मुकाबला करें, यहां तक तो ठीक है। प्रश्न पैदा होता है कि फिर दुनिया की बात क्यों नहीं करते, तब ये फार्मूला फेल हो जाता है। क्यों? एक दुनिया के लोग मिलकर के कौन सी दुनिया से मुकाबला करें? क्यों? और दुनिया तो है ही नहीं कोई, अभी कोई होगी भी तो हमारे तो ज्ञान में नहीं है। इसलिए मुकाबले के लिए दो इकाइयां बहुत जरूरी होती हैं। तो दो दुनिया नहीं है तो दो देश मुकाबला करें। देश के मुकाबला करने के लिए अपने देश के लोगों को एकता, अखंडता, एक रूपता, एकजुटता ये लानी पड़ेगी। और पांचवा प्रण जो उन्होंने दिया, नागरिकों का कर्तव्य, यानी आज सब लोग अधिकारों की बात करते हैं, क्या राइट्स है मेरे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमारे नागरिक अभी इस पर बात नहीं करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर संविधान में लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से, लेकिन वो बाध्य नहीं है। कर्तव्य लेने के लिए हर कोई दूसरे के ऊपर दबाव डालता है, मेरा अधिकार ये है, कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए, कि मेरा अधिकार ये है, मेरा राइट ये है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, इसके लिए आज नागरिक सचेत नहीं है। तो ये उन्होंने हमें पांचवा मंत्र दिया है। ये पांच मंत्र ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको अपनाने के बाद हम अपने देश को जहां चाहते हैं वहां ले जाएंगे। एक प्रश्न और आता है कभी कभी मन में कि आखिर खिलाड़ी ये खेलता क्यों है, खेलता क्यों है? विषय आता है कि खेल से बलशाली बनूंगा, नाम होगा, पदक मिलेगा।
फिर क्या होगा? पदक तक सीमित नहीं रहता, फिर रहता है कि पैसे भी मिलेंगे। पदक के कारण से हरियाणा ने सबसे ज्यादा राशि घोषित की है, तो हरियाणा की ओर से खेलेंगे। दिल्ली का आदमी सोचता हरियाणा की ओर से कैसे खेलो, राजस्थान का आदमी सोचता हरियाणा की ओर से कैसे खेलो, पंजाब आदमी सोचता हरियाणा की ओर से कैसे खेलो। तो मन में कहीं ना कहीं पैसे की बात आ जाती है कि पैसा ज्यादा मिलता है। लेकिन क्या हम पैसे के लिए खेलेंगे? फिर विषय आता है कि मुझे अपना देश का, प्रदेश का नाम ऊंचा करना है, नाम बढ़ाना है। ये किसी मामले में सोच सकते हैं कि हाँ, ये एक मन में भाव एक अच्छा है कि मुझे अपने माता पिता का नाम करना है, अपना नाम करना है, देश का नाम करना है, प्रदेश का नाम करना है। नाम करने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या इतना ही लक्ष्य पूरा होगा? इतने लक्ष्य से बात नहीं बनेगी, इससे आगे भी सोचना है। क्योंकि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन अभी संख्या कितनी है? अभी संख्या बहुत कम है। दुनिया की टैली में हमारे देश की टैली इस बार भी 5वें स्थान पर रहे। हम बर्मिंघम में 4th पर आ गए थे, बीच में तो शुरू में 5वें पर चल रहे थे, 4th पर आ गए। लेकिन फर्स्ट क्यों नहीं? आबादी के मामले में तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। दुनिया में शायद चाइना के बाद हमारा ही नंबर है, लेकिन बाकी चीजों में देश में हम 4थे पर आ रहे हैं, 5वें पर आ रहे हैं। 4थे पर भी शायद इस बार आए होंगे, नहीं तो 5वें, 6ठे, 15वें नंबर पर ही देखते थे हम। बढ़े हैं आगे, तो पहले पर क्यों नहीं आए? जब पहले पर आना होगा तो फिर हमको भी एक बात विचार करनी होगी। आजकल एक नारा कुछ लोग देने लग गए हैं, राजनीतिक लोग, वो प्रतिस्पर्धा में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। वो नारा क्या देते हैं? पदक लाओ, पद पाओ। अब विषय ये आता कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए पद सबसे बड़ी चीज हो गई। पद इतनी बड़ी चीज नहीं है, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। देश के लिए, प्रदेश के लिए हमको उसका स्थान बनाना है, बढ़ाना, ये तो बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन इसको करने के लिए हम थोड़े लोग, हमको ज्यादा बनना है, तो इस नारे को आज बदल दो। नारा लाओ, नारा ये करो, पदक लाओ, पदक बढ़ाओ। जैसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ था, बेटी पढ़ाओ था, ऐसे ही पदक लाओ, पदक बढ़ाओ। अब पदक बढ़ाएंगे कैसे हम? इसके लिए फार्मूला सीधा सा है कि अपनी जगह मैंने एक ने पदक लिया है, तो मैं ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करूं जो कम से कम मेरे द्वारा तैयार किए जाने वाले 5 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी वो पदक लाए। और वो तब ला सकते हैं कि जब आप जीवन का कैरियर खेल को बना लो और कुछ मत सोचो। खेल में आगे बढ़े हैं, हमारी पारंगता, हमारा टैलेंट, ये खेल है। इस खेल का, टैलेंट का उपयोग करते हुए, इस अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए हम और लोगों को प्रेरित करके पदक कैसे बढ़ाएं। तो पदक बढ़ाने का काम करोगे तो चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में कुछ व्यवसाय अपनाओ, चाहे आप सरकारी सेवा में जाओ। लेकिन सरकारी सेवा में ठीक है, पद मिलेगा, लेकिन उसमें भी खेल में कैसे मैं उपयोगी हो सकता हूं, इस ओर योजना बननी चाहिए। और हमारे लालच इधर उधर के हो गए तो फिर एक सीमा तक हम अपना व्यक्तिगत हित ये तो साध लेंगे। हित 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यष्टि हित, एक समष्टि हित। व्यष्टि होता है व्यक्तिगत हित, समष्टि हित होता है सारे समाज का हित। समाज है, देश है, प्रदेश है, तो उसका हित करना तभी जब हमारे पदक लाने वाले ये संख्या इस बार 42 में से 29 खिलाड़ियों की भूमिका पदक लाने में है। क्योंकि पदक 20-22 ही हैं, लेकिन कुछ टीम के अंदर लाए हैं, तो सब मिला के खिलाड़ी 29 हैं जिन्होंने पदक लाने में अपनी भूमिका निभाई। 12 लोग, 13 लोग नहीं ला पाए। अच्छी बात तो यह कि अधिकांश लाए, कम रह गए। लेकिन क्या अगली बार ये जो 29 है ये क्यों नहीं 60 हो जाए, उसके अगली बार 100 क्यों नहीं हो जाए? तो ये संख्या जब बढ़ाएंगे, इसमें चाहे सरकार की नीति हो, चाहे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम लोगों की दृष्टि हो,
हम कैसे अपने प्रदेश में वातावरण बना सकें। और कहना हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कि देश में की कैपिटल, खेल की कैपिटल हरियाणा कैसे बने, इस ओर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय हरियाणा। संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पदक वीरों को राशि दी जाएगी उनके खातों में। 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों के खातों में पहुंचेगी। बर्मिंघम में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन किसी उत्साह से कम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज हम लोग हरियाणा की ओर देख रहे हैं। तो ये तमाम बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कही। तो पदक वीरों का गुरुग्राम में आज सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पदक वीरों को सम्मानित किया गया। इन सभी खिलाड़ियों ने सिर्फ देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हम देश भर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की भावना से कर रहे हैं प्रेरित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद पदक लाओ पदक पाओ, ये बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही। आज सब लोग हरियाणा की ओर देख रहे हैं।